more than 100 पेशेंट्स पर डे। सो ऐसा नहीं है कि इस टाइम पीरियड के अंदर सिर्फ कैंसर बढ़ा ही है, बट ड्यू टू अवेयरनेस हमें कैंसर के बारे में जानकारी प्राप्त हुई, नए नए इन्वेस्टिगेशन, नए नए रिपोर्ट्स, नई नई टेक्नोलॉजी के जिसके हिसाब से कैंसर का डिटेक्शन रेट भी बढ़ गया। पहले क्या होता था कि कैंसर हुआ, चलो क्या ट्रीटमेंट्स कराने का, मर ही जाना है ना, वैसा दिमाग में सोच थी। नाउ द डायरेक्शन ऑफ थिंकिंग इज़ ऑल्सो चेंज। सो अभी लोग ऐसा बोलते हैं कि टेस्ट कराओ, डिटेक्शन करवाओ एंड आगे ट्रीटमेंट्स करवाओ। सो ये सब कारणों से ही कैंसर का जो प्रमाण है वो भी बढ़ा है और कैंसर डिटेक्शन भी बढ़ा है। एंड इन 2010 हमारे पास ऑप्शन ऑफ ट्रीटमेंट्स भी बहुत लिमिटेड थे। आउट ऑफ 10 अप्रॉक्सीमेटली 1 या 2 पेशेंट सर्वाइव करते थे। नाउ ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ द ट्रीटमेंट्स, गुड ट्रीटमेंट्स वी कैन से, तो उसकी वजह से आउट ऑफ 10 8 पेशेंट सर्वाइव करते हैं। सो दिस इज़ वेरी गुड थिंग। और सिंपल सी चीज़ है, कैंसर वर्ड बहुत ख़राब है। जैसे महाराज ने कहा वैसे अगर किसी के फैमिली में कैंसर डिटेक्ट होता है तो पेशेंट नहीं, पूरा फैमिली एक डर तो जाता ही है इनिशियल डेज पे। तो कुछ चीज़ हम आज डिस्कस करेंगे या जानेंगे जिसकी वजह से थोड़ी बहुत डर है वो निकल जाएगी। उसके अलावा इस इंफॉर्मेशन का यूज़ हम अपनी रूटीन लाइफ में भी कर सकते हैं, जिसकी वजह से कैंसर को प्रिवेंट कर सकते हैं या कैंसर को वेरी अर्ली स्टेज में ट्रीट कर सकते हैं, जिसकी वजह से कम ट्रीटमेंट से बेस्ट ट्रीटमेंट हो सकता है एंड क्योर हो सकता है। ऐसे जनरली हम देखा जाए तो आउट ऑफ 4 किसी एक व्यक्ति को कैंसर होने की पॉसिबिलिटी रहती है। और जब कैंसर होता है तो एट द एंड ऑफ डे कैंसर इज़ द ओनली रीज़न फॉर डेथ। चलो कैंसर ट्रीट किया, अच्छा है, कुछ समय के बाद रिकरेंस हुआ, ठीक है, कुछ समय के बाद वापस ठीक हुआ, लेकिन 4, 5, 10 साल के बाद कैंसर ही मृत्यु का कारण बनता है। सो इसके लिए इट इज़ नेसेसरी कि उसको हम ट्रीट करें, पकड़े, निदान करें और उसको, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि उसको होने से रोक सकते हैं। ऐसा नहीं है कि 100% उसको प्रिवेंट कर सकते हैं, बट आउट ऑफ 10 हम 7-8 कैंसर पेशेंट्स को कैंसर होने से बचा सकते हैं। सो सिंपल, कैंसर क्या है? बेसिकली कैंसर इज़ नथिंग बट जो हमारे नॉर्मल सेल्स रहते हैं बॉडी के अंदर, जैसे हमने यहाँ कट मारा तो कुछ समय के बाद वो हिल जाएगा, नॉर्मल स्किन बन जाएगी, तो सेल का ग्रोथ होता है, विकास होता है। वैसे कैंसर का जो है वो भी एक ग्रोथ ही है, एक विकास है, बट दिस इज़ वेरी रेगुलेटेड, कंट्रोल्ड, जबकि कैंसर इज़ अनकंट्रोल्ड। कहीं पे भी बन सकता है, कितने भी प्रमाण में बन सकता है, कभी यहाँ बना, कभी यहाँ बना, कभी लीवर में, कभी लंग्स में, कभी ब्रेन में, और उसका कोई कंट्रोल नहीं है बॉडी का। सो दैट इज़ कैंसर। अब नॉर्मल सेल्स जब डिवाइड होते हैं तो कुछ चीज़ों के डैमेज के हिसाब से उसके जीन खराब हो जाते हैं। जैसे बात करें कि यूवी रेज है, टोबैको है, अल्कोहल है या कोई हार्मोन्स है, जिसकी वजह से अपने बॉडी के सेल्स के अंदर जेनेटिक म्यूटेशंस आ जाता है, जेनेटिक डैमेज होता है। 2 जीन होते हैं, उसमें से एक जीन डैमेज होता है तो कुछ समय के बाद वो रिपेयर हो जाता है, बट वो जीन रिपेयर नहीं होता है, डैमेज रहता है, और कुछ समय के बाद दूसरा जीन डैमेज होता है। वैसे कंटिन्यूअसली ये डैमेज प्रोसेस सेल्स के अंदर होती रहती है, तब जाके ये अनकंट्रोल हो जाता है, उसका कंट्रोल बॉडी के ऊपर नहीं रहता है। 2 टाइप के कैंसर्स होते हैं, एक स्पोरेडिक, ये मेडिकल टर्मिनोलॉजी है, और दूसरा है हेरिडेटरी। स्पोरेडिक मीन्स नॉन वारसागत, जिसका कोई फैमिली हिस्ट्री के साथ संबंध नहीं है। उसमें 2 नॉर्मल जीन्स रहते हैं, कुछ बाहर के फैक्टर्स है जैसे हमने डिस्क्राइब किया, उसमें से कोई भी एक फैक्टर के हिसाब से एक जीन खराब होता है, कुछ समय बढ़ता गया, कुछ समय बढ़ता गया, और उसी फैक्टर से दूसरा जीन भी खराब हुआ। सपोज हम एग्जांपल लेते हैं टोबैको का। अपने इंडिया में और पर्टिकुलरली गुजरात में टोबैको मुंह में रखने की आदत बहुत ही ख़राब है, जिसकी वजह से जीन डैमेज हुआ। फिर भी उसने टोबैको को नहीं छोड़ा, क्योंकि उसको पता नहीं चलेगा कि उसका जीन डैमेज हुआ है, उसको पता तभी लगेगा कि जब उसको कैंसर होगा। तो एक जीन डैमेज हुआ, बट वो खाता रहा, 5 साल हो गए, 10 साल हो गए, फिर दूसरा जीन भी डैमेज हो गया, तो उसको जाके वो कैंसर के सेल्स में कन्वर्ट हो गया। तो ये जो टाइम पीरियड है, एक जीन डैमेज होना और उसके बाद दूसरा जीन डैमेज होना और उसके बाद कैंसर होना, ये टाइम पीरियड अप्रॉक्सीमेटली 15 से 20 साल का होता है। तो ये जो है वो नॉन हेरिडेटरी या नॉन वारसागत कैंसर कहते हैं इसको। दूसरा जो कैंसर होता है दैट इज़ हेरिडेटरी। हेरिडेटरी कैंसर मतलब वारसागत, जिसमें एक जीन ऑलरेडी डैमेज है
फैमिली के अंदर मदर या फादर की तरफ से ऑलरेडी एक जीन डैमेज होकर अपने को मिलता है, और कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स है जैसे हार्मोन्स है, अल्कोहल, टोबैको, अल्ट्रावायलेट रेज, ऑक्यूपेशनल हैजार्ड, वो सभी की वजह से दूसरा जीन भी डैमेज होता है, तो वो अल्टीमेटली जाके ट्यूमर के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। सो ये जो हेरिडेटरी कैंसर या वारसागत कैंसर है उसमें एक ही जीन डैमेज होने की प्रक्रिया होती है जिसको अप्रोक्सीमेटली 10 साल का समय पीरियड चाहिए। तो ये अर्ली एज में होने वाले कैंसर्स है, और प्रीडोमिनेंटली ब्रेस्ट कैंसर, स्तन कैंसर है, या ओवेरियन कैंसर है, या आंत का कैंसर है, ये सब चीज़ें हेरिडेटरी कैंसर्स है, क्योंकि ये ऑलरेडी एक जीन डैमेज होता है फैमिली मेम्बर से और दूसरा जीन कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से डैमेज हो जाता है। नाउ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, विच आर द हाई रिस्क फैक्टर्स या जोखम कारक परिबड्स। तो वो जोखम कारक परिबड्स के अंदर अपने पास आता है वायरस, सबसे इम्पोर्टेंट, या कोई भी इन्फेक्शंस हम मान लें एक्चुअली। तो इन्फेक्शंस के अंदर ह्यूमन पैपिलोमा वायरस रहता है, जो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस की वजह से मोस्टली गर्भाशय का कैंसर होता है, सर्वाइकल कैंसर्स हमने नाम सुना होगा। और वही ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के इन्फेक्शन की वजह से गले का कैंसर होता है, जिसमें टोबैको एक कारण नहीं है। जो लोग टोबैको कंज्यूम नहीं करते उसको ह्यूमन पैपिलोमा वायरस इन्फेक्शंस की वजह से भी मुंह का कैंसर होने की पॉसिबिलिटी रहती है। उसके अलावा हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी वायरस इन्फेक्शन होता है, जिसकी वजह से लीवर कैंसर होने की पॉसिबिलिटी रहती है। उसके अलावा एच पाइलोरी बैक्टीरिया है, जिसके इन्फेक्शंस की वजह से स्टमक कैंसर होने की पॉसिबिलिटी रहती है। जैसे ब्रेस्ट कैंसर या स्तन कैंसर है, ओवेरियन या अंडकोश का कैंसर है, और गर्भाशय का कैंसर है। ये जो फीमेल में होने वाले जो कैंसर्स है उसमें बहुत सारी चीज़ें डिपेंड्स है, और वो सभी चीज़ें हार्मोन के ऊपर डिपेंड्स है। जैसे प्रेगनेंसी लेट एज में हो, ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करवाया हो, या हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी ली हो, या ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का 5 साल से ज़्यादा इस्तेमाल किया हो, ये सभी चीज़ों की वजह से शरीर के अंदर ईस्ट्रोजन की मात्रा बढ़ जाती है और प्रोजेस्टेरोन की मात्रा कम हो जाती है। तो वो एक कारण होते हैं फीमेल के कैंसर होने के। स्तन कैंसर, ओवेरियन कैंसर, यूट्रस कैंसर, ये सब कैंसर ये हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से होने की पॉसिबिलिटीज़ रहती है। कुछ ऑक्यूपेशनल और कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स है, जहाँ पर हम काम करते हैं और जहाँ पर हम रहते हैं वहाँ पर जो भी फैक्टर्स है, जैसे एक्सेसिव यूज़ अल्ट्रावायलेट रेज है, सन एक्सपोजर है, कुछ केमिकल्स है फैक्ट्री के अंदर यूज़ होता है, हमारे काम करने की जगह पर डेवलप होता है, कोई बाजू में स्मोकिंग कंटिन्यूसली करता है, या हम सिंपल एग्जांपल है हस्बैंड स्मोकर है तो वाइफ को भी कैंसर होने की पॉसिबिलिटी रहती है, क्योंकि सेकंड हेड स्मोक उसको कहते हैं। उनका जो स्मोक किया हुआ धुआं फीमेल के या वाइफ के अंदर भी जा सकता है, तो वो डैमेज कर सकता है। रेडॉन है, एस्बेस्टोस है, कार्बन है, वेपर्स है, और पेस्टिसाइड्स, केमिकल पेस्टिसाइड्स। सो ये जो चीज़ें हैं वो अपने एनवायरनमेंट में एंड ऑक्यूपेशंस जगह पर है। तो ये चीज़ का एक्सेसिव एक्सपोजर मोर देन 5 ईयर्स, 7 ईयर्स, 10 ईयर्स होने से अपने को कैंसर होने की पॉसिबिलिटीज़ रहती है। जैसे आगे हमने बात की कि कुछ कैंसर फैमिली या हेरिडेटरी या वारसागत होते हैं, जिसमें कुछ जीन खराब होते हैं और कुछ जीन एक्सटर्नल फैक्टर से खराब होते हैं। तो एक जीन या वारसागत बीमारी भी एक कैंसर होने का एक रीज़न है। बट जनरली हम काफ़ी टाइम ऐसे पेशेंट्स भी देखते हैं कि साहब मुझे कोई भी व्यसन नहीं था, मुझे कोई भी बीमारी नहीं थी, आज तक मैं किसी भी हॉस्पिटल में किसी बीमारी के लिए नहीं गया, लेकिन सीधी मुझे कैंसर की बीमारी हुई। तो उसमें कुछ अपने एक्सटर्नल फैक्टर्स है जैसे हमने डिस्क्राइब किए वैसे, और कुछ बॉडी के अंदर के फैक्टर्स है जैसे हमारे जीन्स, उसका इंटरेक्शन होने की वजह से कैंसर होता है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट अपने बॉडी की ससेप्टिबिलिटी। कुछ लोग बहुत सारा तम्बाकू और अल्कोहल को कंज्यूम करते हैं बट कैंसर नहीं होता है, कुछ लोग कुछ भी नहीं करते फिर भी कैंसर होता है। तो बॉडी की ससेप्टिबिलिटी या बॉडी का जो अंदर का मेकअप है, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन फॉर डेवलपमेंट ऑफ द कैंसर। कैंसर को रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं? सिंपल, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अंदर का मेकअप तो हम चेंज नहीं कर सकते क्योंकि वो भगवान ने बनाया हुआ है, उसको हम किसी भी तरीके से चेंज नहीं कर सकते। बट एक्सटर्नल फैक्टर्स जो हमारे हैं, हम जहाँ रहते हैं, हम जहाँ काम करते हैं, उसमें जो फैक्टर्स है, जैसे कि टोबैको का इस्तेमाल बंद कर दे किसी भी मात्रा में या किसी भी स्वरूप में। कुछ लोग मुंह में रखते हैं, कुछ सिगरेट पीते हैं,
कुछ लोग बीड़ी हुक्का चलम उसका यूज़ करते हैं, कुछ लोग इलेक्ट्रिक सिगरेट भी यूज़ करते हैं मेट्रो सिटीज़ के अंदर, बट ऑल दिस आर हैज़ार्डियस, नुकसानकारक है। अल्कोहल भी बंद करना जरूरी है, क्योंकि अल्कोहल कंजम्पशन से लीवर कैंसर, आंत का कैंसर, पेशाब की थैली का कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर होने की पॉसिबिलिटीज़ रहती है। एक्सेसिव वेट को कंट्रोल करें, लाइफस्टाइल को प्रॉपर वे में डेवलप करें जिसमें हेल्दी लाइफस्टाइल रहनी चाहिए। एक्सरसाइज है, फल फ्रूट और ग्रीन वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करें, फाइबर का इस्तेमाल ज़्यादा करें। और हमारे सेटअप के अंदर इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट वेस्टर्न कंट्रीज़, वेस्टर्न कम्युनिटीज़ के अंदर एक्सेसिव सन एक्सपोजर भी नुकसानकारक है, पर्टिकुलरली स्किन कैंसर होने की संभावनाएं उसके अंदर रहती है। कैंसर को प्रिवेंट करने के लिए ये सब चीज़ों को रोके वो बराबर है, लेकिन उससे मोर इम्पोर्टेंट चीज़ है स्क्रीनिंग प्रोसीजर। हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन स्क्रीनिंग प्रोसीजर ये चीज़ है कि जिसमें हम कैंसर को कोई भी सिम्टम्स डेवलप होने से पहले डिटेक्ट करें। मतलब नॉर्मल पॉपुलेशंस, जैसे आप सभी में स्क्रीनिंग प्रोसीजर किया जाएगा तो उसमें पता चलेगा कि कोई सिम्टम्स नहीं है, फिर भी किसी को होने की कुछ डाउट है तो उसको आगे फिर इन्वेस्टिगेट करें। और दूसरा, रूटीन हेल्थ चेकअप हम करवाते रहे। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है वैसे वैसे कैंसर होने की पॉसिबिलिटी भी बढ़ती है, तो आफ्टर 40-45 ईयर्स के एज के बाद हमें हमारा रूटीन हेल्थ चेकअप कराना ज़रूरी है, जिसमें ब्लड इन्वेस्टिगेशन, एक्सरे, सोनोग्राफी और फीमेल्स के अंदर मेमोग्राफी। इतनी चीज़ सिंपल है, नॉट कॉस्टली ऑल्सो, बट ये चीज़ कराने से भी हम कैंसर को रोक सकते हैं और उसको ट्रीट कर सकते हैं, पकड़ सकते हैं। और कैंसर प्री कैंसर कंडीशन में होता है, अगर होता है तो भी, तो जिससे अपने को ट्रीटमेंट भी बहुत कम, मामूली ट्रीटमेंट से भी उसको हम निकाल सकते हैं। जैसे हम कम्युनिटी में रहते हैं आज, तो हमारे काफ़ी सारे जो न्यूज़पेपर्स है, काफ़ी सारे मीडिया है, या काफ़ी कुछ क्यूरियस पब्लिक भी है, वो हमें पूछती है कि सर आज सूरत के अंदर सबसे कॉमन कैंसर कौन सा है। तो सूरत के अंदर 2 कैंसर सबसे कॉमन है। नंबर 1 इज़ द ब्रेस्ट कैंसर, स्तन कैंसर, और वो भी फीमेल के अंदर। और नंबर 2 ओरल कैंसर्स, मुंह का कैंसर। तो दीज आर द 2 कैंसर्स विच आर मोस्ट कॉमन इन आवर कम्युनिटी। और दूसरी तरीके से हम अगर पूछते हैं कि सभी बीमारियां मेल के अंदर ज़्यादा कॉमन होती है, जैसे ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है, हार्ट डिसीज़ है, ये सभी चीज़ें मेल पॉपुलेशंस के अंदर ज़्यादा कॉमन होती है। कैंसर इज़ मोस्ट कॉमन इन फीमेल। आउट ऑफ 10 पेशेंट्स, 7 पेशेंट्स आर फीमेल, 3 पेशेंट्स आर मेल। सो क्यों फीमेल में इतना कोई एडिक्शन नहीं होता है, कोई बैड हैबिट्स नहीं होती है, बट क्यों? क्योंकि जो हमारे बॉडी के इंटरनल मेकअप्स हैं वो ऐसे होते हैं, हार्मोन्स, जीन्स, ऑर्गन्स, कि जिसकी वजह से हमें कैंसर होने की पॉसिबिलिटी मेल के कंपैरिजन में ज़्यादा होती है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है हेरिडेटरी ब्रेस्ट कैंसर की वारसागत बीमारी, जो 5 से 7% ब्रेस्ट कैंसर जो होते हैं वो हेरिडेटरी या वारसागत होते हैं, जिसमें फीमेल टू फीमेल होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहती है। मतलब मदर को है तो डॉटर को है, डॉटर से उसकी डॉटर को है, या 3-4 सिस्टर्स है तो 3-4 सिस्टर्स में पॉसिबिलिटी रहती है। और जिसको BRCA1 और BRCA2 जीन के हिसाब से कर सकते हैं। अगर BRCA1 पॉजिटिव है तो 100% होगा, अगर BRCA2 पॉजिटिव है तो 70% होगा। और आज हमारे पास वो टेस्ट ब्लड में से हम कर सकते हैं फीमेल के अंदर, नॉर्मल फीमेल के अंदर, देयर इज़ नो नीड टू बी पेशेंट। वो टेस्ट कराने से अपने को पता चल सकता है कि भाई आगे फ्यूचर में ब्रेस्ट कैंसर होने की पॉसिबिलिटी है कि नहीं है। सिंपल ब्लड टेस्ट है जिसका रिपोर्ट अप्रॉक्सीमेटली 7 से 10 दिन के पास हमारे पास आता है। BRCA1 एंड BRCA2, अगर आपके केस में वो नेगेटिव है तो आपको ब्रेस्ट कैंसर नहीं होगा और आपके फैमिली में भी किसी को ब्रेस्ट कैंसर नहीं होगा। इट्स अ वेरी गुड टेस्ट। और जैसे जैसे समय या साइंस आगे बढ़ता है वैसे बहुत सारे ऐसे टेस्ट है जिसको हम कर सकते हैं फ्यूचर में और आज भी, कि जिसकी वजह से कैंसर होने की पॉसिबिलिटी पहले से हम डिटेक्ट कर सकते हैं। स्तन के अंदर 2 टाइप की गांठ होती है, एक सिंपल चर्बी की गांठ जिसका कोई ट्रीटमेंट्स की ज़रूरत नहीं होती है। मैंने 2 दिन पहले एक पेशेंट देखा था, 17 साल की एज,
उसका 8 सेंटीमीटर साइज़ का ब्रेस्ट के अंदर गांठ था। 11 स्टैंडर्ड में पढ़ने वाली एक बच्ची थी। मैंने उसके फादर को मना कर दिया, देयर इज़ नो नीड टू ट्रीट हर, निकाल सकते हो अगर प्रॉब्लम करता है तो, जैसे पेन है या कुछ प्रॉब्लम होता है तो उसको निकाल सकते हैं, बट अगर कुछ तकलीफ नहीं करता है तो उसको निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो आगे जाके कैंसर में कन्वर्ट नहीं होगा, वो शरीर में कहीं पे भी स्प्रेड आउट नहीं होगा। और दूसरा जो होता है दैट इज़ अ मैलिग्नेंट मीन्स कैंसर, और कैंसर एज अर्ली एज पॉसिबल ट्रीट करना हमारे लिए ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो स्प्रेड होता है या बढ़ता है तो स्टेज अप हो जाता है, ज़्यादा ट्रीटमेंट्स की ज़रूरत होती है, और समटाइम्स स्टेज 4 में क्योर भी नहीं कर पाते हैं। जैसे हमने आगे बात की थी कि स्क्रीनिंग प्रोसीजर ऐसी प्रोसीजर है कि जिसकी वजह से नॉर्मल पॉपुलेशंस में उसको करने से कैंसर को प्री कैंसर या अर्ली स्टेज में डिटेक्ट कर सकते हैं। एंड ब्रेस्ट कैंसर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैंसर कि जिसके अंदर हमें स्क्रीनिंग करनी जरूरी है, या स्क्रीनिंग इज़ द मस्ट। कोई नहीं कराता स्क्रीनिंग, मैं जानता हूँ मेरे फैमिली में भी मेरे मदर्स को इतना इंटरेस्ट नहीं होता है स्क्रीनिंग प्रोसीजर्स के अंदर, बट एज पर गाइडलाइन 45 ईयर्स की एज के बाद या 50 ईयर्स की एज के बाद हमें ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग कराना जरूरी है। उसमें कुछ नहीं है, सिंपल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन बाय हर सेल्फ। आप अपना खुद का ब्रेस्ट खुद से एग्जामिनेशन कीजिए, देखिए कहीं पे भी गांठ है नहीं है, कुछ शेप में चेंजेस है, कुछ निप्पल में चेंजेस है, निप्पल को प्रेस करने से कुछ डिस्चार्ज होता है, आर्म पिट्स के अंदर दोनों साइड पे आप चेक कीजिए। उसके अलावा अपने फैमिली डॉक्टर, अपने गायनेकोलॉजिस्ट या अपने ऑन्कोलॉजिस्ट के पास भी ब्रेस्ट को एग्जामिन करवाइए। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस मेमोग्राफी इज नथिंग बट इट्स अ सिंपल एक्सरे ऑफ द ब्रेस्ट। सो 45 साल की एज के बाद हमें ब्रेस्ट मेमोग्राफी और ब्रेस्ट स्क्रीनिंग कराना ज़रूरी है। अगर हम ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग करवाते हैं तो 10 में से 8 ब्रेस्ट कैंसर को प्रिवेंट कर सकते हैं, जो बहुत बड़ी फिगर है हमारे लिए। ब्रेस्ट कैंसर जो है उसके सिम्टम्स में मोस्टली जो रहता है वो गांठ होती है, सिंपल की सर गांठ है, आप चेक कीजिए, और उसको आगे जाके मेमोग्राफी और सब करवाया तो पता चला कि वो कैंसर का गांठ है। कुछ पेशेंट ऐसे भी होते हैं कि एसिम्प्टोमेटिक, जैसे मेमोग्राफी या स्क्रीनिंग करवाया और स्क्रीनिंग में अपने को पता चला कि भाई ब्रेस्ट के अंदर ट्यूमर या कैंसरस गांठ है। चेंज ऑफ ब्रेस्ट, दोनों ब्रेस्ट के जो आकार है उसमें परिवर्तन होता है, एक बड़ा एक छोटा हो जाता है, उसकी स्किन में फेरफार होता है, रेडनेस होता है, स्कैलिंग होती है, या निप्पल में से डिस्चार्ज होता है, वाइटिश डिस्चार्ज होता है, ब्लैकिश डिस्चार्ज होता है, समटाइम ब्लड भी डिस्चार्ज में आता है। वेरी रेयरली ब्रेस्ट के अंदर पेन होता है, बट इट्स वेरी वेरी रेयर सिम्टम्स ऑफ द ब्रेस्ट कैंसर। और दोनों आर्म पिट्स में से या गले के ऊपर या गले के अंदर गांठ होना, दिस आर द सम ऑफ द सिम्टम्स ऑफ द ब्रेस्ट कैंसर। बट सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ या सबसे मोस्ट कॉमन सिम्टम्स इज ब्रेस्ट के अंदर गांठ रहना। ब्रेस्ट कैंसर के कुछ जोखम कारक कारण, रीज़न ब्रेस्ट कैंसर होने वाले, तो हमने बात की आगे की देयर आर 2 जीन्स, BRCA1 एंड BRCA2। ये 2 जीन है कि जिसकी पॉजिटिविटी से ब्रेस्ट कैंसर होने की पॉसिबिलिटी रहती है, और ये जो है वो हेरिडेटरी या वारसागत ब्रेस्ट कैंसर कहते हैं। इसके अलावा एज, जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे ब्रेस्ट कैंसर होने की पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा रहती है। फैमिली हिस्ट्री या पर्सनल हिस्ट्री, मतलब मदर को है तो डॉटर को होने की पॉसिबिलिटी है, एक ब्रेस्ट में है तो दूसरे ब्रेस्ट में होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। ब्रेस्ट कैंसर, ओवेरियन कैंसर एंड यूट्रस कैंसर, तीनों एक दूसरे के साथ संबंधित है। मदर को अगर ब्रेस्ट कैंसर है तो डॉटर को ओवेरियन कैंसर होने की पॉसिबिलिटी है, और सेम थिंग उसकी सिस्टर को यूट्रस कैंसर होने की पॉसिबिलिटीज़ है। तो ऑल फीमेल कैंसर्स है वो एक दूसरे के साथ संबंधित है और वारसागत है। तो फैमिली हिस्ट्री या फिर पर्सनल हिस्ट्री जो है उसको पॉजिटिव होने से ब्रेस्ट कैंसर होने की पॉसिबिलिटीज़ रहती है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो हम प्रिवेंट कर सकते हैं, एट प्रेजेंट बहुत कम, लेकिन एक्सेसिव ईस्ट्रोजन यूजेज, ज़्यादा मात्रा में ईस्ट्रोजन हार्मोन का यूज़ करना 5 साल से ज़्यादा, और वो पर्टिकुलरली 2 ही चीज़ में हम यूज़ कर सकते हैं। एक हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी जो मेनोपॉज के बाद देते हैं, मेनोपॉज सिम्टम्स प्रिवेंट करने के लिए, जैसे बॉन को मजबूत करने के लिए, या मेनोपॉजल सिम्टम्स जैसे इरिटेशन है, पर्स्पिरेशन है, हीट है, वो सबको प्रिवेंट करने के लिए देते हैं।
और दूसरा है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जो प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करने के लिए हम लेते हैं। तो ये दोनों चीज़ों में ईस्ट्रोजन का प्रमाण ज़्यादा रहता है और उसकी वजह से ब्रेस्ट कैंसर होने की पॉसिबिलिटीज़ रहती है। और दूसरा हमारा एक्सेसिव वेट, ओबेसिटी, लैक ऑफ एक्सरसाइज, एक्सेसिव नॉन वेजिटेरियन और मीट इन फूड और अल्कोहल एंड स्मोकिंग, वो सब कैंसर के अंदर कॉमन है। अल्कोहल, एक्सेसिव यूजेज एंड स्मोकिंग, ये दोनों चीज़ें हर कैंसर्स के होने के लिए एक रिस्क फैक्टर्स है। ब्रेस्ट कैंसर का जो ट्रीटमेंट्स है, कोई भी कैंसर का ट्रीटमेंट्स हम जानते हैं कि 3 तरीके से हो सकता है, सर्जरी, रेडिएशन थेरेपी एंड कीमोथेरेपी। अब ज़्यादा डिटेल डिस्कशन ये ट्रीटमेंट्स के बारे में हम नहीं करेंगे, बट सर्जरी के एस्पेक्ट में अभी रिसेंटली या कुछ सालों के में अंदर बहुत सारे चेंजेस हुए हैं और वो चेंजेस के अंदर हम ब्रेस्ट कैंसर के अंदर पूरा ब्रेस्ट नहीं रिमूव करते हुए एक गांठ का जो पोर्शन है वो रिमूव कर सकते हैं, जिसको हम ब्रेस्ट कंजर्वेटिव सर्जरी कहते हैं। और ब्रेस्ट कंजर्वेटिव सर्जरी और पूरा ब्रेस्ट रिमूव करने का जो रिजल्ट है वो सेम है, देयर इज़ नो डिफरेंस। कुछ लोग मानते हैं कि सर पूरा ब्रेस्ट रिमूव कर दोगे तो वापस कैंसर नहीं होगा, और कुछ मानते हैं कि आप पूरा ही रिमूव कर दो, तो ऐसा नहीं है। ब्रेस्ट कंजर्वेटिव सर्जरी जो है वो नई टेक्नोलॉजी है जिसकी वजह से ब्रेस्ट को प्रिजर्व कर सकते हैं, स्तन को प्रिजर्व कर सकते हैं। आज पेशेंट ट्रीट हो जाएगा लेकिन उसका पूरा ब्रेस्ट नहीं रहेगा तो उसको पूरे लाइफ में वो रहेगा एक कि भाई मैं ब्रेस्ट कैंसर का पेशेंट हूँ। तो ब्रेस्ट कंजर्वेटिव सर्जरी वो साइकोलॉजिकल ट्रोमा से छुटकारा देता है, प्लस उसके हिसाब से कोई ऐसा नहीं है कि वहाँ पर कैंसर होने की पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा हो जाती है। स्टेज 4 के अंदर जब पेशेंट हमारे पास स्टेज 4 में आता है तो ब्रेस्ट कैंसर के अंदर हम टारगेट थेरेपी या इम्यून थेरेपी यूज़ कर सकते हैं, जो 2023 में सबसे लेटेस्ट ट्रीटमेंट ऑप्शन है, जिसका कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। नो हेयर लॉस, वॉमिटिंग, लूज मोशन, वीकनेस, ओरल अल्सरेशंस, कुछ भी नहीं। वो बॉडी में जाएगा, टारगेट थेरेपी कैंसर के सेल्स को टारगेट करेगी, इम्यून थेरेपी इम्यून सेल्स को जनरेट करेगा, वो इम्यून सेल्स बॉडी के कैंसर के सामने फाइट करेगा या इम्यूनिटी बढ़ाएगा, सिंपल चीज़। तो ये दोनों चीज़ें हैं वो एट प्रेजेंट कोई भी कैंसर्स के अंदर स्टेज 4 के अंदर हम यूज़ कर सकते हैं, एडवांस स्टेज के अंदर यूज़ कर सकते हैं और इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। दैट्स अ बेस्ट। एंड नंबर 2, इसका मैक्सिमम इफेक्ट है। कीमोथेरेपी 40% काम करता है, इम्यून थेरेपी 90% काम करेगा। सो लेटेस्ट ट्रीटमेंट्स है, अच्छा ट्रीटमेंट्स है, कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। कोलोरेक्टल कैंसर मतलब आंत का कैंसर, जो एट प्रेजेंट वेस्टर्न पॉपुलेशंस में या मेट्रो सिटी में होने वाला सेकंड मोस्ट कॉमन कैंसर है। मेल और फीमेल में दोनों में इट्स अ मोस्ट कॉमन कैंसर, वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कैंसर। और उसके जो रीज़न है होने के, उसमें जैसे हमने बात की कि स्मोकिंग एंड अल्कोहल, वो तो कॉमन है बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ब्रेस्ट कैंसर के अंदर इतने इम्पोर्टेंट नहीं है बट कोलोन या आंत के कैंसर में इट इज़ मोर इम्पोर्टेंट। अपार्ट फ्रॉम दैट ओबेसिटी, लैक ऑफ एक्सरसाइज नहीं करना और एक्सेसिव फैट बॉडी के अंदर, और एक्सेसिव मीट, रेड मीट का यूजेज इन डाइट। तो ये सब चीज़ें हैं जो कोलोन कैंसर होने के हिसाब से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सब्जियां और फ्रूट्स का कम यूज़ करना, जिसकी वजह से फाइबर्स बहुत कम जाते हैं बॉडी के अंदर, तो उसकी वजह से अपने को कोलोन कैंसर होने की पॉसिबिलिटीज़ रहती है। एंड कोलोन कैंसर 2% केसेस के अंदर फैमिली या वारसागत होते हैं, जिसके अंदर जो जीन है वो अलग है स्तन कैंसर से, बट 2% केसेस के अंदर पूरे फैमिली में रहते हैं। जैसे ब्रेस्ट कैंसर या ओवेरियन कैंसर की हमने बात की, वो फीमेल टू फीमेल ही होगा, मदर से डॉटर में, मदर से उसकी दूसरी डॉटर में, सिस्टर्स में, डॉटर में, वैसे फीमेल टू मेल ट्रांसफर नहीं होगा ये चीज़। जबकि कोलोन कैंसर या आंत का कैंसर मेल टू फीमेल या मेल टू मेल भी ट्रांसफ़र हो सकता है, मतलब फैमिली में किसी एक व्यक्ति को हो तो किसी भी व्यक्ति को होने की पॉसिबिलिटीज़ रहती है। उसके कुछ लक्षण या कुछ सिम्टम्स जो होते हैं, उसमें शुरुआत में कोई भी लक्षण नहीं होता है, बट जैसे जैसे समय पीरियड बढ़ता है वैसे वैसे कॉन्स्टिपेशन, कब्जी या डायरिया, लूज मोशन या अल्टरनेट कॉन्स्टिपेशन प्लस लूज मोशन के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। टॉयलेट के अंदर ब्लड आता है, पेट के अंदर दर्द होता है, भूख नहीं लगती है, वजन कम होता है। और जब ये कैंसर बहुत एडवांस हो जाता है, लीवर में स्प्रेड होता है, लीवर के ऊपर प्रेशर करता है, तो जॉन्डिस होने की भी पॉसिबिलिटीज़ रहती है।
जैसे ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग हमने किया था, वैसे कोलोन कैंसर या आंत के कैंसर का स्क्रीनिंग भी हम कर सकते हैं। 50 साल की एज के बाद हर पर्सन के अंदर, मेल हो फीमेल हो डजेंट मैटर, अपने को कोलोन कैंसर स्क्रीनिंग कराना जरूरी है। उसमें अपने टॉयलेट के अंदर कैंसर के सेल्स को डिटेक्ट करेंगे माइक्रोस्कोप या लेबोरेटरी से। टॉयलेट के अंदर ब्लड का भी डिटेक्ट हम कर सकते हैं, जिसकी वजह से अपने को पॉसिबिलिटीज़ ऑफ कोलोन कैंसर पता चल सकती है। और एक एंडोस्कोपी या टोटल एंडोस्कोपी या शॉर्ट एंडोस्कोपी हमें 5 साल में एक बार 50 साल की उम्र के बाद कराना जरूरी है। और अगर फैमिली हिस्ट्री या फैमिली में किसी को कैंसर है तो वो हर साल में एक बार कराना जरूरी है। लेकिन ये भी जो स्क्रीनिंग प्रोसीजर है वो 50 साल की एज क्रॉस करने के बाद। और उसमें क्या होता है कि हम कुछ प्री कैंसर्स चीज़ें कोलोन्स में या आंत में पकड़ सकते हैं कोलोनोस्कोपी एंडोस्कोपी से, और उसको उसी एंडोस्कोपी से ट्रीट कर सकते हैं। तो वो आपका निदान भी हो चुका और वो आपका ट्रीटमेंट्स भी हो चुका। नाउ थर्ड इम्पोर्टेंट कैंसर जो फीमेल के अंदर हो वो है ओवेरियन कैंसर, वो अंडकोश का कैंसर। यूट्रस के बाजू में ओवरीज होती है, अंडकोश होते हैं जो अपने हार्मोन्स, फीमेल हार्मोन्स को डेवलप करते हैं। काफ़ी टाइम बहुत सारे पेशेंट्स हमारे पास आते हैं और बोलते हैं सर गर्भाशय का कैंसर है। 3 चीज़ें हैं, सर्विक्स जो गर्भाशय का सबसे इनिशियल पार्ट है, गर्भाशय के मुख, देन गर्भाशय प्रॉपर यूट्रस, और यूट्रस के आजू बाजू में ओवरीज अंडकोश होते हैं जो अंडकोश अपने हार्मोन्स, फीमेल हार्मोन्स को डेवलप करते हैं। और मोस्टली जो ये अंडकोश का जो कैंसर होता है वो एसिम्प्टोमेटिक होता है स्टेज 1 और 2 में। जब भी हमारे पास कैंसर के पेशेंट्स आते हैं ओवेरियन कैंसर, तो 75 to 80% जो पेशेंट्स रहते हैं वो एडवांस स्टेज में होते हैं, मीन स्टेज 3B एंड स्टेज 4। और ऐसे केसेस में जो 5 साल या ज़्यादा सर्वाइवल अपने को मिलता नहीं है, पेशेंट्स हार्डली 5 साल सर्वाइव कर सकते हैं ट्रीटमेंट के साथ। ओवेरियन कैंसर जो है उसको स्क्रीन करके पकड़ना बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, बिकॉज अगर हम उसको स्टेज 1 में पकड़ते हैं, ट्रीट करते हैं, ट्रीटमेंट्स में सर्जरी आएगा तो वापस होने की पॉसिबिलिटी बहुत कम हो जाती है। और 5 साल से ज़्यादा सर्वाइवल जो है हमें मिलता है मोर देन 80% केसेस के अंदर, और कीमोथेरेपी ओमिट कर सकते हैं। तो ओवेरियन स्क्रीनिंग हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। और ओवेरियन स्क्रीनिंग के लिए हमें CA 125 करके एक ब्लड रिपोर्ट्स है, वो हमें रूटीन लेबोरेटरीज़ में होता है, हम करा सकते हैं। सुबह कराया, शाम को आपको रिपोर्ट मिल जाएगा। और एक सिंपल सी अल्ट्रासोनोग्राफी, एब्डोमेन सोनोग्राफी, वो 50 साल की एज के बाद साल में एक बार कराना जरूरी है। उससे हार्डली लेस देन 1000 रुपीज़ के अंदर विदाउट एनी प्रॉब्लम हम उसको डिटेक्ट कर सकते हैं एंड प्रिवेंट कर सकते हैं। जो हमने रीज़न ब्रेस्ट कैंसर्स के अंदर देखा वही रीजन्स ओवेरियन कैंसर्स के अंदर है। जैसे सबसे इम्पोर्टेंट BRCA1 BRCA2 जीन, हेरिडेटरी या वारसागत कैंसर। उसके अलावा जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे ओवेरियन कैंसर होने की पॉसिबिलिटी भी बढ़ती है। मोस्ट ऑफ ओवेरियन कैंसर 50 साल की एज के बाद देखने को मिलता है। अर्ली मिनार्की मतलब जो मेंस्ट्रुएशन जो स्टार्ट होता है वो जल्दी स्टार्ट होता है और मेनोपॉज लेट होता है। ये 2 फैक्टर्स है वो ओवेरियन कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर को प्रोटेक्ट करता है। एक्सेसिव हार्मोन यूजेज ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के लिए या फिर हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी के लिए वो चीज़ भी अपने को ओवेरियन कैंसर होने की पॉसिबिलिटी है। साइंस का इतना एविडेंस हमारे पास नहीं है, बट एक्सेसिव टेल्कम पाउडर का यूज़ लोकल जगह पर करना, कुछ इनिशियली पहले बहुत लोग करते थे पर्स्पिरेशन को प्रिवेंट करने के लिए, अभी ज़्यादातर लोग नहीं करते उसको, तो वो भी एक ओवेरियन कैंसर होने का एक रीज़न बन सकता है। और पर्सनल एंड फैमिली हिस्ट्री, मतलब अपने फैमिली में किसी को ओवेरियन कैंसर या ब्रेस्ट कैंसर है या पर्सनल ब्रेस्ट कैंसर या ओवेरियन कैंसर का जो है, तो वो भी ओवेरियन कैंसर होने की एक पॉसिबिलिटीज़ है। उसका जो ट्रीटमेंट्स है स्टेज 1 स्टेज 2 में सर्जरी, स्टेज 3 में पहले कीमोथेरेपी देके उसको डाउन स्टेज करके उसको फिर सर्जरी में भेजे, और स्टेज 4 के अंदर हमारे पास ऑप्शन ट्रीटमेंट्स के अंदर कीमोथेरेपी, इम्यून थेरेपी, टारगेट थेरेपी एंड हार्मोन थेरेपी है। एक और कैंसर जो है सर्वाइकल कैंसर या गर्भाशय के मुख का कैंसर,
आज से 10-15 साल पहले अगर किसी ने पूछा कि सबसे कॉमन कैंसर कौन सा है, तो वो था सर्वाइकल कैंसर, गर्भाशय के मुख का कैंसर। आज उसको रिप्लेस करके ब्रेस्ट कैंसर ने ले लिया। क्यों? क्योंकि हमारी जो लाइफस्टाइल है वो वेस्टर्नाइजेशन हो गई है। खाने पीने से लेके सभी चीज़ें वेस्टर्न कंट्रीज़, यूरोपियन कंट्रीज़ और अमेरिकन कंट्रीज जैसी होने लगी है। हम स्मोक भी करने लगे हैं, अल्कोहल का कंजप्शन भी बढ़ गया है हमारी कम्युनिटी के अंदर। तो वो सब चीज़ों की वजह से सर्वाइकल कैंसर कम हो गया और ब्रेस्ट कैंसर बढ़ गया। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सर्वाइकल कैंसर्स के लिए हमारे पास वैक्सीन आ गई है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीन की, जिसकी वजह से हम 90% सर्वाइकल कैंसर्स को प्रिवेंट कर सकते हैं। उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो कारण है वो कारण ह्यूमन पैपिलोमा वायरस इन्फेक्शन है, कि जिसके इन्फेक्शन होने की वजह से 80 to 85% ऑफ द सर्वाइकल कैंसर्स होते हैं। और अगर हम वैक्सीन लगाते हैं तो 85 to 90% जितने सर्वाइकल कैंसर्स को प्रिवेंट भी कर सकते हैं। उसके अलावा कुछ अदर सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज़ जैसे क्लेमिडिया है, HIV है या सिफिलिस है, उसकी वजह से भी कुछ हद तक सर्वाइकल कैंसर्स होने की पॉसिबिलिटीज़ रहती है। अनप्रोटेक्टेड सेक्स और अनऑथेंटिक सेक्स जो है उसकी वजह से ही ये सब चीज़ें ट्रांसफ़र होती है और उसकी वजह से ही अपने को सर्वाइकल कैंसर होने की पॉसिबिलिटीज़ रहती है। हमारी कम्युनिटी के अंदर इतना कॉमन नहीं है, लेकिन मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स, अनहाइजीनिक सेक्स, अनप्रोटेक्टेड सेक्स, ये सब चीज़ों की वजह से भी अपने को सर्वाइकल कैंसर इन्फेक्शन एंड सर्वाइकल कैंसर होने की पॉसिबिलिटीज़ रहती है। जैसे ब्रेस्ट और ओवरी के अंदर हार्मोन, एक्सेसिव हार्मोन यूजेज करने की वजह से कैंसर होता है। जैसे इसमें डाइथाइलस्टिल्बोस्टेरोन करके एक हार्मोन है जो फर्टिलिटी के लिए हम यूज़ करते हैं, जो इनफर्टाइल वुमेन या IVF के लिए हम इसको यूज़ करते हैं, और उसका एक्सेसिव यूज़ करने की वजह से अपने को ये सर्वाइकल कैंसर होने की पॉसिबिलिटीज़ रहती है। सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग भी ज़रूरी है, क्योंकि उसकी वजह से भी हम उसको पकड़ सकते हैं, या हम ऐसा भी कह सकते हैं कोई भी कैंसर का स्क्रीनिंग कराना हमारे लिए फ्रूटफुल रहता है। तो इसके लिए हम दो चीज़ है, गायनेकोलॉजिस्ट के पास पेल्विक एग्जामिनेशन और सिंपल पैप स्मीयर एग्जामिनेशन, ये दोनों की वजह से हम सर्वाइकल कैंसर को प्री कैंसर में पकड़ सकते हैं और उसको ट्रीट कर सकते हैं। और सर्वाइकल कैंसर 21 साल की एज के बाद उसका स्क्रीनिंग कराना हमारे लिए ज़रूरी है। उसके कुछ लक्षण्स में अपने पास गर्भाशय में से कुछ डिस्चार्ज होना, या जैसे मासिक बंद हो गया हो उसके बाद भी ब्लीडिंग होना, मतलब 50-60 साल की एज में भी मेंस्ट्रुएशन वापस से चालू होना या ब्लीडिंग होना, वो एक उसके लिए एक मेन सिम्टम्स है। उसके अलावा पेन होना, लोकल जगह पर पेन होना, पेट के अंदर पेन होना, बैक में पेन होना, पेशाब में प्लस माइनस चेंजेस आना, जब ट्यूमर साइज बड़ा हो जाता है तो टॉयलेट में भी प्रॉब्लम्स होने लगते हैं। इस लेक्चर का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट वैक्सीन, कि जैसे हमने बात की कि सर्वाइकल कैंसर्स को 90% तक हम उसको प्रिवेंट कर सकते हैं सर्वाइकल वैक्सीन लगाने से। उसकी वैक्सीन 9 to 16 ईयर्स 9 से 16 ईयर्स तक हम उसको लगा सकते हैं। 3 डोज होते हैं, आज लगाया 2 महीने के बाद, उसके 6 महीने के बाद, और इसकी वजह से 90% सर्वाइकल कैंसर को हम प्रिवेंट कर सकते हैं। और अपनी जो फीमेल किड्स है, अपने फैमिली के अंदर जो बच्चियां है, उसको हमें डेफिनेटली ये वैक्सीन लगाना चाहिए, उसमें कोई डाउट नहीं है। एट प्रेजेंट अनफॉर्चुनेटली ये वैक्सीन अपने इंडियन एकेडमिक ऑफ द पीडियाट्रिक एसोसिएशन के शेड्यूल में नहीं है। आई होप कि कुछ समय के बाद, कुछ सालों के बाद ये वैक्सीन कंपलसरी शेड्यूल में आ जाएगा। जैसे हम पोलियो वैक्सीन लगवाते हैं, जैसे हम BCG वैक्सीन लगवाते हैं। अभी पोलियो वेरी रेयर, अभी ट्यूबरक्लोसिस इज़ वेरी रेयर, बट हम उसकी वैक्सीन लगवाते हैं अपने बच्चों को, तो ये वैक्सीन उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वो सिर्फ इन्फेक्शन है, ये कैंसर है। तो आई इंसिस्ट यू कि हमारे घर में जितनी भी फीमेल चाइल्ड है 9 to 16 ईयर्स, 16 साल तक की एज के लिए इट इज़ वेरी फ्रूटफुल, बट मैं आपको एडवाइस करता हूँ 40 साल तक, 40 ईयर्स तक आप उसको लगवा सकते हो। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बिफोर मैरिज, बट 40 साल तक इसको लगवा सकते हो। थोड़ा इसका इम्पोर्टेंस कम हो जाता है, बट डेफिनेटली उसका वैल्यू रहता है बिफोर मैरिज, क्योंकि सेक्सुअल एक्सपोजर होने के बाद उसका इन्फेक्शन लगना स्टार्ट हो जाएगा, और एक बार इन्फेक्शन लगेगा तो वैक्सीन काम नहीं करेगी। इसीलिए
सो आई इंसिस्ट कि ये वैक्सीन हमें लगाना चाहिए, और वैक्सीन से हम मोस्ट ऑफ केसेस के अंदर हम इसको कैंसर को प्रिवेंट कर सकते हैं। ये जो कॉमन फीमेल में होने वाले कुछ कैंसर्स थे जिसके बारे में हमने थोड़ा डिटेल में डिस्कशन किया, हर फीमेल या हर मेल या हर अलग पर्सन का एक अलग रिस्क रहता है कैंसर होने का। जैसे हमने आगे डिस्कस किया कि कैंसर इज़ दी कॉम्बिनेशंस ऑफ द इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है बॉडी के अंदर के जीन्स या बॉडी के अंदर का मेकअप। किसी का बहुत ससेप्टेबल रहता है और किसी का ससेप्टेबल नहीं रहता, तो उसको जानना भी हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि उसको अगर हम जानेंगे तो हम बाहर के फैक्टर्स को चेंज कर पाएंगे। हम बॉडी के अंदर के फैक्टर्स को चेंज नहीं कर पाएंगे, लेकिन बॉडी के बाहर के फैक्टर्स को चेंज कर पाएंगे, और जिसकी वजह से हम कैंसर होने से रोक सकते हैं। सो मेल एंड फीमेल के अंदर आज अलग अलग जेनेटिक टेस्ट है जिसको हम कर सकते हैं। 10-15 दिन के अंदर हमारा रिजल्ट आता है, और उसकी वजह से हमें पता चल सकता है कि कुछ कैंसर जैसे ब्रेस्ट कैंसर, ओवेरियन कैंसर, यूट्रस कैंसर, कोलोन कैंसर, लंग कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, ये सब होने की पॉसिबिलिटी है कि नहीं है। अगर है तो हम उस हिसाब से कुछ प्रिकॉशनरी स्टेप लें, और अगर हम नहीं है तो हम अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल को आगे बढ़ाएं और कम्युनिटी को उसके लिए एजुकेट करें। अपने जो फैक्टर्स है वो अपनी एज के ऊपर, अपनी फैमिली और पर्सनल हिस्ट्री के ऊपर, अपनी रेस के ऊपर, मतलब कौन सी कम्युनिटी से हम आते हैं। कुछ कैंसर्स कुछ कम्युनिटी के अंदर बहुत कॉमन होते हैं, जैसे जापानीज़ पॉपुलेशंस के अंदर स्टमक कैंसर बहुत कॉमन होते हैं। जैसे वेस्टर्न पॉपुलेशंस के अंदर लंग कैंसर्स बहुत कॉमन होते हैं, मतलब यूएसए एंड यूरोप के अंदर। हमारे अंदर ब्रेस्ट कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, ओरल कैंसर्स बहुत कॉमन है। और हमारी हैबिट्स क्या है, जैसे स्मोकिंग या टोबैको कंजप्शन, अल्कोहल, डाइट, एक्सरसाइज, वेट, ये सब चीज़ों की वजह से और जेनेटिक एनालिसिस की वजह से हम पता कर सकते हैं कि किसी इंडिविजुअल व्यक्ति को कैंसर होने की कितनी पॉसिबिलिटीज़ रहती है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ नॉट इन फीमेल बट ऑल ओवर कि हम टोबैको यूज़ करना बंद कर दें। हमारी कम्युनिटी में इसका यूजेज बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा, मतलब किसी ना किसी ने घर के अंदर कोई ना कोई टोबैको कंजप्शन करता ही होगा। एंड आई मस्ट से दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट रिस्क फैक्टर फॉर द कैंसर। और जो कैंसर टोबैको कंजप्शन से होते हैं वो बहुत ही एग्रेसिव होते हैं, जिसका कोई भी ट्रीटमेंट करने से 5 साल से ज़्यादा सर्वाइवल नहीं मिलता है। सेम चीज़ इज़ एम्प्लॉयड फॉर दी अल्कोहल कंजप्शन। अल्कोहल कंजप्शन गुजरात में प्रोहिबिटेड है, इसलिए कम होता है, या आई डोंट नो ज़्यादा भी हो सकता है, बट उसको हमें प्रिवेंट करना ज़रूरी रहता है। उसके अलावा प्रॉपर वेट मेंटेन करें, खाने पीने में ध्यान रखें, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स है, वो सब चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा करें, नॉनवेज फूड का इस्तेमाल कम करें या ना करें, सन एक्सपोजर से अवॉइड करें, स्क्रीनिंग प्रोसीजर्स को रिकमेंडेशन कर दे, या जैसे आपकी कम्युनिटी है, आप इकट्ठे हो रहे हो तो आप एक स्क्रीनिंग प्रोसीजर भी करवा सकते हो, कभी ब्रेस्ट कैंसर का, कभी सर्वाइकल कैंसर का। तो वो सब चीज़ों की वजह से लोग ये स्क्रीनिंग प्रोसीजर कराना शुरू कर देंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वैक्सीनेशन, जो हमने डिस्कस किया कि वैक्सीनेशन इज़ मस्ट इन ईच फैमिली फॉर द फीमेल चाइल्ड। इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि कैंसर जब होता है तो बहुत सारे लोग फैमिली के अंदर अफेक्ट होते हैं, नॉट ओनली पेशेंट तो मेंटली, फिजिकली एंड फाइनेंशियली, तीनों चीज़ों की वजह से अफेक्ट होता है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट फैमिली बहुत अफेक्ट हो जाता है। मेरे पास आज एक पेशेंट्स ट्रीटमेंट्स लेने आया था जिसकी वाइफ को पूरा पैरालिसिस है। उसकी 2 छोटी छोटी लड़कियां हैं, एक 5 साल एक 3 साल की। उसको ब्रेन ट्यूमर था, ऑपरेट किया, रेडिएशन थेरेपी लिया, अभी ट्रीटमेंट्स चल रहा है, बट ड्यू टू इफेक्ट ऑफ द ट्यूमर, ड्यू टू इफेक्ट ऑफ द ट्रीटमेंट शी इज़ पैरालाइज्ड। तो उसका हस्बैंड सब कुछ करता है, उसने रखा है 2-3 लोगों को केयर टेकर के लिए, बट वो खुद करता है सब कुछ। इसलिए नॉट ओनली पेशेंट्स बट पूरा फैमिली उसके हिसाब से डिस्टर्ब हो जाता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आज की तारीख में प्रिवेंशन, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस है जिसकी वजह से हम प्रिवेंट कर सकते हैं। 200 रुपये के टेस्ट से लेके 2 लाख के टेस्ट आते हैं, जिसकी वजह से अपने को पता चल सकता है कि कैंसर होने की पॉसिबिलिटी है कि नहीं है, और अगर है तो हम उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। तो आज का ये जो डिस्कशन है उसमें से 2-3 चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो स्क्रीनिंग प्रोसीजर।
हमें एटलीस्ट अगर पता नहीं चलता ये स्क्रीनिंग बिनिंग क्या है, क्या ये मेमोग्राफी है, क्या ये पैप स्मीयर है, नहीं अगर पता चलता, बिकॉज दिस आर द मेडिकल टर्मिनोलॉजी, कुछ नहीं सोचना है, अपने को साल में एक बार हेल्थ चेकअप करा लेना है, दैट्स इट। हमारा और हमारे फैमिली मेम्बर्स का जो भी 40 साल के ऊपर के एज के है, उसमें नॉट ओनली कैंसर बट उसके अंदर हार्ट है, डायबिटीज़ है, कोलेस्ट्रॉल है, लीवर है, किडनी है, सभी चीज़ों का निदान हो जाएगा। सो सिंपल, आंख बंद करके साल में एक बार ब्लड टेस्ट, सोनोग्राफी, एक्सरे एंड फीमेल के अंदर मेमोग्राफी, दैट्स इट। वो प्लान के अंदर होता ही है। कहीं भी किसी कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में हम जाते हैं, जैसे हमारे पास महावीर है, सनशाइन ग्लोबल हॉस्पिटल है, मिशन है, सब हॉस्पिटल्स के अंदर ये पैकेज रहते हैं रूटीन हेल्थ चेकअप के। तो साल में एक बार अपने को हेल्थ चेकअप कराना है, नंबर 1। नंबर 2, वैक्सीनेशन 40 ईयर्स तक हम ले सकते हैं। तो जो जिसका भी एज 40 ईयर्स से कम हो, अपने फैमिली में जो बच्चियाँ हैं उनको वैक्सीनेशन दिलवा सकते हैं। 2 और वैक्सीन है, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, बट वो वैक्सीन ऑलरेडी इंडियन एकेडमिक ऑफ पीडियाट्रिक के शेड्यूल में है, वो कंपलसरी है, हम देते हैं अपने बच्चों को, इसलिए उसका अपने को डिस्कस करना ज़रूरी नहीं है, उससे हम लीवर कैंसर को प्रिवेंट कर सकते हैं। सो these are the 2 मैसेज आई वांट टू कम्युनिकेट विथ यू। एंड थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, हेल्दी लाइफस्टाइल, जिसके अंदर टोबैको, अल्कोहल का छोड़ना, healthy lifestyle, exercise, weight control and proper food. So these are the 3 message I want to communicate with you, जिसकी वजह से हम कोई भी बीमारी को रोक सकते हैं। थैंक यू। हाँ यस। सभी ने सुना, किसी का कुछ क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो सर से। 10 मिनट का टाइम क्वेश्चन आंसर का रहेगा, तो जो भी है उसी टाइप में कंप्लीट भी करना रहेगा, तो आप शीघ्रता से बता दीजिए। माइक काम नहीं कर रहा है, बता दीजिए, आप ऐसे ही सुनाई देगा। बस नो प्रॉब्लम। सर जय श्री। मेरी फैमिली में पिछले हेरिडिटी है, मतलब पापा की बहन को, पापा की बुआ को और मेरी कजिन बहन को। तो हम लोग सब बहुत डर गए, तो मम्मी पापा सबने बोला, ससुराल वालों ने बोला कि चेकअप करवाए, सोनोग्राफी भी करवाई, मैमोग्राफी भी करवाई, तो नॉर्मल रिपोर्ट थी। तो अभी उसके लिए मतलब क्या करें कि ये फैमिली हिस्ट्री है, अपनी हेरिडिटी, तो पापा मम्मी से आती है या बुआ लोग से भी आती है, कजिन बहन से भी आती है? उनको ब्रेस्ट कैंसर है, तो 2nd स्टेज है। तो ये फैमिली हिस्ट्री पर हो सकता है, फैमिली हिस्ट्री। उसके लिए मेमोग्राफी और वो सब आपने करवाया, एक्सरे करवाया, दैट्स ओके, वो नॉर्मल हो सकता है, क्योंकि अभी आपने कैंसर डेवलप नहीं हुआ है, प्री कैंसर स्टेज में नहीं है। लेकिन आपको फ्यूचर में होने की पॉसिबिलिटी है कि नहीं है, उसके लिए हम टेस्ट करा सकते हैं। सबसे पहले तो जो कैंसर पेशेंट है उसके अंदर टेस्ट करवाएंगे, BRCA1, BRCA2। अगर उसके अंदर पॉजिटिव है तो पूरे फैमिली के अंदर स्क्रीन आउट करना जरूरी है। अगर पेशेंट के अंदर वो जीन नेगेटिव है तो फिर आगे टेस्ट करने की जरूरत नहीं है हमें। सो जेनेटिक एनालिसिस आप करवाइए, मैं आपको लिख के दूंगा क्या करना है। और कोई क्वेश्चन किसका? शुगर और कैंसर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिकॉज मेरे पास 10 में से 9 पेशेंट्स शुगर खाना बंद कर देते हैं। बट देयर इज नो साइंस, इसके पीछे कोई साइंस नहीं है कि शुगर खाने से कैंसर होता है या शुगर खाने से कैंसर के जो पेशेंट्स होते हैं उसमें कैंसर की ट्रीटमेंट्स इफेक्ट नहीं करती है, या शुगर कैंसर के सेल्स को फूड है। देयर इज नो साइंस, नो रिसर्च, नहीं तो सब डायबिटीज पेशेंट को कैंसर होता है। Every diabetic patient will be cancer patient। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इनफैक्ट नॉर्मल जो हमारे सेल्स होते हैं उसको न्यूट्रिशन की जरूरत होती है, कैंसर सेल्स को कोई न्यूट्रिशन की जरूरत नहीं, वो अनकंट्रोल है। सो इट इज एडवाइजेबल टू ईट हेल्दी एंड प्रॉपर फूड, कोई भी चीज को ओमिट नहीं करना है, बस। वैक्सीन के बारे में बताएं, मतलब साल में 1 टाइम ही लेना है क्या? सिस्टम में एग्जैक्टली थोड़ा 3 डोजेज होते हैं उसके वैक्सीन के।
9 to 16 ईयर्स के एज के अंदर। आज हमने वैक्सीन लिया है तो आज से 2 महीने के बाद उसका सेकंड डोज और आज से 6 महीने के बाद उसका थर्ड डोज। दैट्स इट। अच्छा, मतलब वन टाइम ही रहेगा ना? वन टाइम, देयर इज नो बूस्टर डोज रिक्वायर्ड। अच्छा, ओके। और कोई क्वेश्चन? 40 साल से ऊपर हो गए उनके लिए भी 50 साल के उनके लिए उतना इफेक्टिव नहीं रहता। आप ले सकते हो वैक्सीन, लेकिन इतना इफेक्टिव नहीं रहता। वैक्सीन का कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, बट इतने समय तक अपनी सर्विस डैमेज हो गई होगी, अगर इन्फेक्शन हो गया होगा तो उसके अंदर वैक्सीन इतना फ्रूटफुल नहीं रहेगा। लेने में कोई हर्ष नहीं है, बट उसका जो एडवांटेज है वो इतना नॉमिनल हो जाता है। ऑलमोस्ट अपनी डाइट पे बेसिस अगर खाना पसंद करते और सभी प्रेस्टिजियस रेस्टोरेंट जाते तो उनको कैसे यूज करें और कैसे खाएं, क्योंकि ऑलमोस्ट बोला जाता है कि नहीं, डेफिनेटली पेस्टिसाइड से कैंसर होने की पॉसिबिलिटीज है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। ऑर्गेनिक जो वेजिटेबल्स और वो सब है वो अच्छा रहता है, लेकिन ऑर्गेनिक तभी हम कर सकते हैं कि अगर उसको अपने आंख के सामने अपने घर में बनाए तो। बाकी बाहर मार्केट में ऑर्गेनिक करके कोई कुछ भी बेच सकता है, ऐसा नहीं है। तो सिंपल सी चीज है, एज मच एज पॉसिबल ऑर्गेनिक या एज मच एज पॉसिबल उसको वॉश करके यूज करें। आज तो मशीन भी इतने अच्छे आते हैं कि जिसको वेजिटेबल वॉश करने के मशीन भी आते हैं कैंड के। बट ठीक है, जितना हमारी तरफ से पॉसिबल है उतना हम उसको कर सकते हैं, वॉश कर सकते हैं प्रॉपर्ली। तो उसकी वजह से जितने भी पेस्टिसाइड है 100% तो रिमूव नहीं कर पाएंगे, बट एज मच एज पॉसिबल वी कैन डू। और कोई पानी की फिल्टर मशीन आती है, कोई क्वेश्चन इसका? कोई आती है वो यूजफुल है? हाँ बोलिए, क्योंकि आगे आ जाइए, आपको सुनाई नहीं देगा, आगे आके बात करिए। पानी की जो मशीन, अच्छा, आरओ सब, कैंगन वाटर, हाँ हाँ अल्कलाइन वाटर, कैंगन वाटर, ठीक है, वो मशीन हम यूज कर सकते हैं, बट नॉट स्पेसिफिकली फॉर कैंसर। ऐसा नहीं है कि अगर कैंसर पेशेंट्स में अगर वो पानी लिया तो अच्छा है, या वो पानी पीने से कैंसर नहीं होता है, वैसी कोई भी चीज नहीं है। डॉक्टर as such doctor will not recommend any machine or any water, but it is good for health. मैंने जितना भी उसके ऊपर रिसर्च किया है उसके हिसाब से इट इज अ गुड, बट उसमें भी बहुत सारे अल्कलाइन मशीन है, कुछ इंडियन वर्जन है जो 25,000 में भी मिलते हैं, कुछ जापान से आते हैं वो 3 लाख में भी मिलते हैं। तो इसमें बहुत सारा वेरिएशन है, कितना फ्रूटफुल है, कितना एक्सपेंस करना है, इसके ऊपर ठीक रहेगा, वो भी एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बट अल्कलाइन वाटर इज हेल्पफुल फॉर द होल बॉडी, सिंपल, बट कैंसर से कोई रिलेटेड नहीं है। कैंसर एक गुस्से का कारण भी है क्या? सॉरी, कैंसर जो जिस पेशेंट को होता है उसका गुस्सा भी ज्यादा आता है, तो उसकी वजह वो है? नहीं, कैंसर की वजह से साइकोलॉजिकल ट्रॉमा तो होता ही है। तो ज्यादा गुस्सा आता है, जैसे आप भी होती है ज्यादा गुस्सा करने से, जैसे ब्लड में इसको नहीं, ज्यादा गुस्से वाले लोगों में कैंसर होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है, वैसा नहीं। इट्स लाइक सेम। नहीं, ऐसा साइंस रिसर्च ऐसा नहीं है कोई भी हमारे पास। मतलब ठीक है, गुस्सा नहीं करना चाहिए, बट गुस्सा करने से कैंसर होता है, वैसा नहीं है। और क्वेश्चन? कैंसर ठीक होने के बाद उसकी केयर कैसे करें? कैंसर की पेशेंट की पेशेंट की यस, कैंसर ठीक होने के बाद रिकरेंस के चांसेस भी बहुत रहते हैं एक्चुअली। सो एटलीस्ट 5 साल तक उसको हम अपने सर्वेलेंस में रखते हैं। जैसे आज उसका ट्रीटमेंट कंप्लीट हुआ तो इनिशियल हम उसको मंथली चेकअप पे बुलाते हैं, देन 3 मंथली, देन 6 मंथली। 6 मंथ इज द टाइम पीरियड कि उससे ज्यादा हम एक्सटेंड नहीं करते, और हम 6 महीने में उसको बुलाते हैं 5 साल तक। कुछ पेशेंट्स में या कुछ हाई रिस्क पेशेंट्स में, और कुछ पेशेंट हिमसेल्फ विश करते हैं कि भाई हम आजीवन आपके कॉन्टेक्ट में रहेंगे। हम उसको मना करते हैं कि भाई अब आपको आने की जरूरत नहीं, 5 साल हो चुके हैं, नाउ यू आर हैव लेस रिस्क। ऐसा तो नहीं कह सकते 0 रिस्क, क्योंकि हमने ऐसा भी देखा है कि 10-15 साल के बाद भी कैंसर वापस हुआ है। सो 5 साल तक उनको हम ऑब्जर्वेशन में रहते हैं। कुछ समय के बाद 3 महीने 6 महीने 1 साल में हम उनका कुछ रिपोर्ट्स करा के देखते हैं कि भाई कैंसर के कुछ रिकरेंस के एविडेंस है कि नहीं है। नॉर्मल खाने पीने के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शन इवन ऑन ट्रीटमेंट ऑल्सो। मैं मेरे कोई भी पेशेंट को कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं देता हूँ खाने पीने के अंदर, सब खा सकते हैं। तो पेशेंट खुश है, सब खाने बोला, खिचड़ी खाने नहीं बोला है, खाली से पेशेंट खुश है।
अच्छा सिर्फ एक बार डॉक्टर साहब के लिए 2 बार देता है। एक लास्ट क्वेश्चन अभी, क्योंकि टाइमिंग के हिसाब से अब हमको सोचना है। नमस्ते डॉक्टर साहब, जैसे मेरी डॉटर है वो 19 इयर्स की है, तो क्या उसका अब वैक्सीनेशन हो सकता है? और हाँ, हो सकता है तो कितना % गारंटी है कि वैक्सीनेशन के बाद ये मतलब नहीं होता? 90%, 90%। सोचना ही नहीं, आपको लगवा नहीं, लेना। आपने अभी बोला था 9 to 16 इयर्स। 9 to 6 इज द आइडियल एज, बट बिफोर मैरिज जो अपने अपने क्या होता है कि मैरिज के बाद उसका इफेक्टिवनेस कम हो जाता है। Okay. जैसे सेक्सुअल कांटेक्ट बढ़ता है वैसे एक्सपोजर होता है, वैसे इसका इफेक्टिवनेस कम हो जाता है। बट बिफोर मैरिज सेम परसेंटेज। 90% लाइफ टाइम। यस यस यस, Okay. उसको 90% चांसेस नहीं है कि उसको कैंसर होगा। एक्चुअली क्या बच्चे जैसे आजकल जंक फूड बहुत खाते हैं, जैसे कि आपने बताया, इसीलिए थोड़ा प्रिकॉशन के हिसाब से। यस यस, नहीं लगवा लेने का। दिस इज द अपॉर्चुनिटी फॉर आवर किड, इट्स इन्वेस्टमेंट फॉर आवर किड। बहुत जरूरी है। थैंक यू। सर थोड़ा डिस्काउंट मिल जाता है ना तो सबको मजा आती है हमको तो, क्योंकि आप कोई लेबोरेटरी वगैरह से कांटेक्ट करके, क्योंकि बहनों को थोड़ा रहता है डिस्काउंट मिलते हैं, हम लोग भागते थोड़े नहीं, हमारे शरीर की भी थोड़ी मरम्मत करके आ जाते हैं अगर डिस्काउंट भी मिल जाता तो। क्योंकि चेकअप कैंप के लिए थोड़ा सा अगर देखो आपके हिसाब से कुछ होगा तो आप ग्रुप में आप बता सकते हो बाद में। यस यस, आप प्लान कर सकते हो सर्वाइकल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम एंड वैक्सीनेशन। उसमें मेरी तरफ से जितना हेल्प होगा आई विल डू इट। हाँ, क्योंकि एक अगर बार बल्क वैक्सीनेशन होता है तो वो लोग भी कंसेशंस के ऊपर। अच्छा, तो आपके पीआरओ भाई से कांटेक्ट करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो जरूर से एक बार 40%, 30% आप कितना दे सकते हो उसके हिसाब से देखना, 10-20 में तो नहीं होगा। प्रोस्टेट कैंसर के बारे में थोड़ा बताइए। ये पेमोलिन इंजेक्शन 11.5 से लेने से पैरों में बहुत जलन रहती है, वार्म वेव निकलती है। डायबिटीज है आपको? अच्छा, तो ये पेमोलिन जो इंजेक्शन है वो मेल हार्मोन्स को बंद करता है। तो मेल हार्मोन्स जब बंद होते हैं तब आपको ये सब सिम्टम्स होते हैं। वार्म वेव निकलती है। यस, आपको गर्मी लगेगा, आपको वीकनेस फील होगा, आपको शायद बैकेट भी हो सकता है बहुत कमजोर होने की वजह से। तो ये सब मेल हार्मोन बंद होने के लक्षण है, सिम्टम्स है। तो वो अपने को इसमें हो गए ही, देयर इज नो एनी अदर ऑप्शन। उसकी कुछ दवाइयाँ हैं जो साथ में ले सकते हैं, जिसका मैं आपको पर्सनली गाइड करूँगा। ठीक है। सभी बहनों से मेरा निवेदन है, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। कौशल के लिए हमें बहुत अच्छी टिप्स बताई हैं और मुझे लगता है अब जब वो अपने को डिस्काउंट देंगे तो मेरे को लगता है यहाँ से कोई भी खाली हाथ जाएगा। अब मेरा निवेदन आभार ज्ञापन के लिए आए हुए अतिथि का सम्मान करना हमारा कर्तव्य है। मेरा अच्छा, मुनीष जी पधारे, तब तक अपन लकीर को निकाल देते हैं। मुनीष जी के निवेदन करने गए हुए, जैसे भी आगे डॉक्टर साहब, मतलब हमारे यहाँ 120-25 लेडीज आज आपका लेक्चर सुनने आई है और कैंसर के बारे में जानकारी लेने की सब आई है। तो आपने अच्छे से सबको समझाया और सबको सही में पूरा एकदम नॉर्मल लैंग्वेज से आपने समझाया, उससे सभी को समझ में भी आ गया और क्वेश्चन का भी आपने रिप्लाई अच्छे से दे दिया, तो सबको इजीली समझ में आ गया है। तो मैं बस लगी मुझे बता तो सम्मान कर दीजिए। मेरा नम्र निवेदन, पुष्पा जी, कमला जी बैग और कमला जी मात्रेजा से कौशल जी का सम्मान करने हेतु राखी जी बैग से और रीटा जी से।
एक मिनट जी, सॉरी।